संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी ये दो समारोह चल रहे हैं, एक दीक्षांत समारोह और एक समापन समारोह। शुरू से ही मैं इसको सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि किसी सभा में यदि अपन को बोलना है तो उसे आदि से सुनना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में रिपीटिशन नहीं हो और संदर्भबद्ध बात ही बताई जा सके। इसलिए आपके लिए नहीं, मैं अपने स्वयं के लिए सुनता हूँ, और स्वयं के लिए सुनता हूँ तो सारी परिस्थिति से मैं परिचित रहता हूँ। आपके शिविर की गतिविधि जो पहले दिन से शुरू हुई सन 51-52 से, तब से लेके आज तक इसकी एक एक गतिविधि मेरी कलम से उत्पन्न हुई है। इसका पेपर मैंने बनाया, कॉपी मैंने जांची, सारे जो कार्यक्रम हैं, कुछ छोटे से छोटा कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जो मेरे द्वारा संपन्न नहीं किया गया हो। मैं करता गया, अगले लोगों को सौंपता गया और आज रिटायर्ड हो गया। ये बात सिर्फ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता रहे कि जो भी मैं बोल रहा हूँ तो आपकी इन सब बातों से अपरिचित होकर नहीं बोल रहा। समापन समारोह में धन्यवाद दिया जाता है। जिन जिन लोगों की सेवाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें याद किया जाता है। वही काम अभी तक हो रहा था और वो बहुत अच्छी तरह से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया है। अभी भी कोई एक आध दो का रह जाएगा तो अब अंत तक करेंगे। अब दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम शुरू होता है। एक तो मेरी ये पहली शिकायत है कि इस उत्सव को मैंने किसी के मुख से दीक्षांत समारोह शब्द नहीं सुना। इसका मतलब मैं 54 समझते हैं 54 बार दीक्षांत भाषण दे चुका हूँ। जो भाषण मैं आपको अभी देने वाला हूँ वो 55वीं बार होगा और लगभग एक साथ। मेरे जैसा दोहराने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अहिंसा वाला मेरा प्रवचन सैकड़ों बार किया है, लेकिन कोमा फुल स्टॉप का अंतर नहीं आता है। तो फिर क्यों देते हैं ऐसे बार बार? इसलिए कि आप बदल जाते हैं, श्रोता हर बार बदल जाते हैं, इसलिए मुझे उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। ख्याल में आए ना? तो मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूँ कि दीक्षांत समारोह क्या है। दीक्षा के अंत में होने वाला समारोह है। पुराने ज़माने में जो विश्वविद्यालय होते थे, जैसे तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये दो विश्वविद्यालयों के नाम अभी हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं। और इनकी नालंदा विश्वविद्यालय तो ज़मीन के अंदर डूब गया था, तो उसे खोदा तो ज़मीन के अंदर 7 मंजिल विश्वविद्यालय निकला है बिहार में। हमने जाके उसे देखा है। और यहाँ पर धर्म की क्लास चलती थी, यहाँ पर आयुर्वेद की क्लास चलती थी, यहाँ ये चलती थी। वो सब चीज़ें वहाँ पर अभी देखने लायक हैं। सब करके सुरक्षित। तो उसमें राजकुमारों को ही पढ़ने का अवसर मिलता था, और राजकुमारों जैसे संपन्न जो बड़े बड़े श्रेष्ठीगण होते थे या उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता था। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत खर्चा होता था और उनको पैसा लगता था, इसलिए गरीब लोग उसमें नहीं जा पाते थे, बल्कि वहाँ एक पैसा खर्च नहीं होता था।
सब राजकुमारों को जाकर वहीं रहना पड़ता था। 5 साल 10 साल जितने का उनका कोर्स होता था, वो उसके बीच में घर नहीं आ सकते थे, पूरे वहीं रहते थे। हम जब पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में, आज से 50-60 साल पहले, तो हमारे पास उस वक्त मद्रास से, तमिलनाडु से विद्यार्थी आते थे, अभी भी आते हैं। तो वो कहते थे कि हम बस आए तो कोई तीर्थ करके ही जाएंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा होती थी कि हम आए हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पढ़ने के लिए, तो हम कोई तीर्थ करके ही जाते हैं। तो हमने कहा कौन सा तीर्थ करना है? समझे सखर नहीं, सोनागिरी जी पास में है, मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे ना, तो आप वो करे आओ और चले जाओ। नहीं वो तीर्थ नहीं। कौन सा तीर्थ? काव्य तीर्थ, न्याय तीर्थ। हमने न्याय तीर्थ किया था इसलिए उस समय जमाने में। वो कोई मैंने वो जीवन में एक बार आते थे, वो जाते थे लौट करके वहाँ पर, और वो अच्छे विद्वान बन के जाते थे, उच्च कोटि के। यहाँ आज भी जाते हैं दक्षिण भारत में, वो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं। वो जो हमारे विश्वविद्यालय होते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, उसमें भी जो विद्यार्थी भर्ती होता था उसके लिए माँ बाप कुछ खर्चा नहीं देते थे। ये तो आपका महापुण्य का उदय है कि आप लोगों को भी कुछ खर्चा नहीं लगता है, लेकिन उनको अपनी मेहनत से वो सब कमाना पड़ता था। भिक्षावृत्ति के लिए भी जाना पड़ता था, और अपने खाने के लिए और गुरु जी के खाने के लिए भी भिक्षा लेके आनी पड़ती थी। सारी व्यवस्था, झाड़ू लगाना से लेकर खेती, जैसे आयुर्वेद का काम होता था, खेती का होता था, तो सारी खेती के लिए बड़े बड़े खेत होते थे, उन खेती करना सिखाया जाता था, उसमें रिसर्च होती थी, तो वो सब विद्यार्थी ही करते थे। राजकुमार होते थे, वो साधारण विद्यार्थी नहीं होते थे। अब अपन को दीक्षांत भाषण की बात करना है ना, कि दीक्षांत समारोह है कि जब वो भर्ती हुए उस दिन के बाद 5 साल 10 साल जितने साल भी पढ़े, तो अंत में वो अपने जब घर जाते थे तो दीक्षांत समारोह होता था। राजा आते थे, बड़े बड़े सब लोग आते थे, और बड़े बड़े धर्माधिकारी आते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे, पर उनका दीक्षांत भाषण होता था। दीक्षांत भाषण माने दीक्षा के अंत में होने वाला भाषण। वे समझाते थे कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो अपने गांव में जाओगे, अपने देश में जाओगे, अपने राज्य में जाओगे, तो वहाँ तुम्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। जो भी अंत में उनके गुरुजी के दिमाग में रह जाता था, वो गुरुजी अंत में वो समझाते थे। उसका नाम है दीक्षांत भाषण। हर दफ़े मैंने 54 बार ये समझाया कि दीक्षांत भाषण किसे कहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अभी वो दीक्षांत भाषण का स्वरूप समझ में नहीं आता। अपने यहाँ एक संस्कृत भाषा में बहुत पुराना उपन्यास है, नाम सुने कभी? उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी उपन्यास को बोलते हैं, गुजरात में नवल कथा बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे महाराष्ट्र में तो कादम्बरी ही बोलते हैं। भाग्य की बात है, उपन्यास को कादम्बरी ही बोलते हैं। तो कादम्बरी नाम का जो शास्त्र है, उसमें एक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसमें जो राजकुमार लोग हैं वो सब दीक्षा उसमें शामिल हैं, और उनके गुरुजी दीक्षांत भाषण दे रहे हैं। वो कादम्बरी नाम का उपन्यास मालूम कैसा है? उसके बारे में ये लिखा है आचार्यों ने, कादम्बरी रसज्ञानाम
आहारोपि न रोचते, कि जिसे कादम्बरी का रस लग जाता है उसे भोजन अच्छा नहीं लगता। यानी वो कादम्बरी वो उपन्यास पढ़ने बैठ जाए तो माँ बुलाती रहती है, बेटा भोजन तैयार हो गया है, आओ आओ, ठंडा हो जाएगा। वो हाँ आता हूँ, और उसे पढ़ता ही रहता है, सुबह का शाम हो जाता है, लेकिन वो उसे पढ़ना नहीं छोड़ता है। उसे इतना नहीं पुसाता है कि बीच में 2 रोटियां तो खा ली। कादम्बरी रसज्ञानाम, कादम्बरी का रस जिसे लग जाता है उसको आहारोपि न रोचते, उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें ऐसा लगा कभी किसी किताब को पढ़ते हुए हैं? किसी किताब को पढ़ते हुए कि हम तो उन लोगों में से हैं कि आप मम्मी बुलाए कि भोजन तैयार है, तुम तो लाइन भी पूरी नहीं करते हैं और वहीं किताब को पटक के जा कर के चले जाते हैं। पेज पूरा करना तो बहुत दूर, क्यों है, लाइन भी पूरी नहीं करते हैं। लेकिन वो कादम्बरी नाम की जो किताब है उसके जो रसज्ञ हैं, रस, उसको पढ़ने वालों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। और उसी के आधार पर बाद में कथा साहित्य में उपन्यास सबसे बढ़िया माना जाता है कि उसको ऐसे लोग बहुत हैं कि जो किसी उपन्यास को पढ़ने के लिए आहार को भी भूल जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास हैं, गोदान जैसे उपन्यास हैं, बहुत हैं। तो वो कादम्बरी मालूम, उसमें एक एक वाक्य 3-3 पेज में खत्म होता है। क्या समझा? कोमा फुल स्टॉप 3 पेज के बाद आता है, बीच में कोमा सेमी, हम तो ये जानते नहीं हैं कोमा क्या है, सेमीकोलन क्या है, अर्धविराम क्या है, पूर्ण विराम क्या है, ये कुछ हम समझते नहीं। तो कहाँ लगाना कोमा, कहाँ लगाना अर्धविराम, कहाँ लगाना पूर्ण विराम, हमको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ सब तुम लोगों की कापियाँ जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए, और हमारे परीक्षा बैठ जो हमारे सर्टिफिकेट साइंस से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनकी क्या दुर्दशा है हम जानते हैं। क्या? हाँ वो जो तो सिखाते हो ना, लेकिन आपको आता है कई जगह लगाना। नाराज मत होना, ये तो सब मेरे विद्यार्थी हैं ना, तो मैं तुमसे कह सकता हूँ तो इनसे भी कह सकता हूँ। कई अर्थों में उनका सही प्रयोग बहुत कम लोगों को आता है ना। वो कादम्बरी में देखो तो मालूम पड़े कहाँ कहाँ आपको, यदि आपने उसके कोमा अर्धविराम वगैरह लगा दिए, अल्पविराम अर्धविराम, तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं भाषा के। देखिए बड़े बड़े जो वाक्य हैं वो 3-3 पेज में समाप्त होते हैं, और छोटे छोटे वाक्य भी हैं। कितने छोटे हैं? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायम माँ प्रमद, ये उसी कादम्बरी नाम की किताब के शब्द हैं, मैंने पढ़ी है। क्या है? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायम माँ प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी हैं, और जब लगातार 4 पेज तक 5 पेज तक चलेगा ऐसे छोटे छोटे वाक्य, और बड़े बड़े आए तो 3-3 पेज में ख़त्म हो रहे। मैंने भाषा का भी इतना वैविध्य है एक ही किताब में। अपने यहाँ भी एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम है बादीव सिंह सूरी, नाम सुना कभी? वास्तव में ये नाम नहीं है, नाम तो उनका अजित सेन है, ये तो उनकी उपाधि है। बादी रूपी इव माने हाथी के लिए सिंह के समान, बादीव सिंह सूरी, उनको उपाधि दी होगी किसी ने, वाद करने में बहुत टॉप पर होंगे, कोई उनसे जीत नहीं पाता होगा।
तो वो नाम लोग भूल गए और बादीर सिंह सूरी नाम से ही चल पड़े वो। जैसे कुंद कुंदाचार्य, इनका नाम थोड़ी है, इनका नाम तो पद्मनंदी है। ये तो कोंड कुंडपुर के थे। तो जैसे अपने आप नाम नहीं लेते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं, खासकर आजकल महिलाओं में चलता है, कहते हैं बम्बई वाली, दिल्ली वाली, जयपुर वाली, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। ऐसे कोंड कुंदपुर के आचार्य, वो कोंड कुंदाचार्य हैं। तो वो कादम्बरी के बाण भट्ट की है, तो उन्होंने वो लिखी है और उसमें दीक्षांत भाषण लिखा हुआ है। उसे आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज लगेगा कि दीक्षांत भाषण में क्या क्या बताया जाना चाहिए। पढ़ना कभी, आप हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य पढ़ जाते हैं, आचार्य हो जाते हैं, और कादम्बरी का नाम नहीं सुना होता है, गजब हो गया। इसलिए भी मैं सुनाता हूँ कि एक दफ़े कादम्बरी का परिचय तो हो जाए कि कादम्बरी क्या चीज़ है कम से कम। तो ये अपना समझ लीजिए 18 दिन का जो शिविर था उसका ये दीक्षांत का समारोह है। क्यों, कोई ये समझता नहीं गहराई से, इसलिए दीक्षांत समारोह शब्द बोलता ही नहीं है। अंत में तो दीक्षांत समारोह ही होता है और उसके बाद में फिर समापन समारोह होता है। दीक्षांत तो हुआ नहीं अभी और समापन कर दिया, सबको धन्यवाद दे दिया, चलो जाओ बेटा। आप आए नीचे ना। अकेले आज की बात होती तो मैं यही मान लेता है, तो लेकिन समापन समारोह और दीक्षांत समारोह हमें शांति जी ने बता दिया था कि समापन हो गया, जिन जिन का हमें योगदान मिला हमने उनका धन्यवाद दे दिया और सब एक अच्छी तरीके से वो समापन समारोह है। और ये जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये दीक्षांत भाषण है और इसके बाद जो आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा वो दीक्षांत समारोह में वो रिजल्ट घोषित किया जाता है। फिर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड, ये सब बताए जाते हैं। फिर उनको पुरस्कृत किया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। वो सब कार्यक्रम दीक्षांत समारोह में। जब पहले अभी सन 47 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, मैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय मालूम 1-2 विश्वविद्यालय थे हिंदुस्तान में। एक तो इलाहाबाद में था, सारे देश के लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद में आते थे। फिर बाद में महान मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय खोला था। फिर उसके बाद में अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला था। क्या नाम था उनका? हैं? मतलब एक मुसलमान बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, सांप्रदायिक नहीं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला था। हिंदू विश्वविद्यालय में जितना पैसा खर्च हुआ था वो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू राजाओं से अपील करके की थी और उससे पैसा प्राप्त। सारे देश के में जितने हिंदू राजा थे उन सबको पोस्ट कार्ड लिख करके डाले थे कि हम हिंदू विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो आपका सहयोग चाहिए। फिर मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए उन्हीं की नकल पर उन मुस्लिम विद्वान ने जितने नवाब थे उन नवाबों को चिट्ठी लिखकर तो उनसे सारा आर्थिक सहयोग लेकर तो उसने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया। 3 विश्वविद्यालय थे, इलाहाबाद, बनारस। परीक्षा बोर्ड तो एक ही था, सिर्फ अजमेर में। वही मैं तब की बात बता रहा हूँ कि जब मैं भी था, बहुत पुरानी बात नहीं है। सारे देश के लोग 10वीं की परीक्षा अजमेर बोर्ड से देते थे।
और अजमेर बोर्ड के सेक्रेटरी अपने डंडिया जी थे अध्यात्म। जब मैं जयपुर आया तो उन्होंने मेरा अजमेर स्टेशन पर स्वागत किया था सबसे पहले। जयपुर पहुंच रहा था उन्होंने डंडिया जी ने। तो एक बोर्ड था। और अब तो मालूम हमारे जयपुर में 5-7 विश्वविद्यालय हैं। गांव-गांव में नहीं खुल गए हैं, एक एक गांव में हर मोहल्ले मोहल्ले में विश्वविद्यालय खुल गए। तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ जब 1-2 विश्वविद्यालय थे। हर साल एक दीक्षांत समारोह हर विश्वविद्यालय में होता था और राष्ट्रपति उसमें दीक्षांत भाषण देने आते थे। राष्ट्रपति भी ऐसे विद्वान होते थे, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे और राधा कृष्णन जैसे बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते थे। आप समझे ना, वो कोई साधारण आदमी नहीं होते थे। वो लोग आगे दीक्षांत भाषण देते थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये दुर्दशा हुई कि लड़कों ने उस दीक्षांत समारोह में ऊधम करना शुरू किया। भारत आज़ाद हुआ था ना, तो मजदूरों को इन सबको ये आ गया था कि अब तो हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, हर बात की मांग कर सकते हैं। तो हर फैक्ट्री में, हर जगह मांग, और विश्वविद्यालय में ये करो ये करो, और मांगें होने लग गई। इतनी खराब स्थिति हो गई कि अब देश का क्या होगा। तो ये फिर बाद में ज़माना बदला, विश्वविद्यालयों के भी दीक्षांत समारोह खत्म हुए। कोई राष्ट्रपति आने को तैयार नहीं है, क्योंकि काला झंडा देखने को कोई तैयार नहीं था। क्या फिर मालूम आप लोगों को कितना महान काम मिला। आपको जो PhD की, MA किया, डिग्री ली, तो फिर जाओ, 4th क्लास का वहाँ कर्मचारी होगा, वहाँ क्लर्क बैठा होगा, उसकी खिड़की पे लेन लगा के खड़े हो, 2 घंटे में नंबर आएगा, 50 जगह वो साइन करवाएगा और पक्का करेगा कि तुम ही हो ये। फिर तुम्हें वो सर्टिफिकेट दे देगा निश्चित पैसे लेकर। इस दुर्दशा तक हमने देखा है। वहाँ से लेके राष्ट्रपति का दीक्षांत भाषण भी सुना है हमने, और वहाँ तक की भी दुर्दशा देखी है। तो दीक्षांत समारोह क्या है, ये थोड़ा आइडिया तो आपको लगे कम से कम स्वतंत्र भारत का में दीक्षांत समारोह कब क्या कैसे होते थे हैं। तब से हम कहाँ हुआ क्या हुआ, ये है क्या दीक्षांत समारोह। कि वो दीक्षा के अंत में मैं थोड़ा आपको नमूना बताता हूँ। मैंने पढ़ी तो थी 65 साल पहले वो कादम्बरी, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियाँ याद हैं आज। अभी बताएं ना, सत्यम बद धर्मम चरमा स्वाध्याय महापरम। अब वो कहते हैं कि राजकुमारों को समझा रहे कि बेटा तुम कल जाओगे तो राजा बनोगे। राजा बनोगे तो शत्रुओं को जीतना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तुम्हें प्रशासन से निपटना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो कर्मचारी हैं वो जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जनता की सुख सुविधा का कितना ध्यान रख रहे हैं, घूसखोरी कितनी चल रही है। आजकल थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना हो तो क्या रेट चल रहा है उसका, ये पता लगा के घूमते थे वो सब। आप समझ में आई ना। तो वो 2 वाक्य बोलता हूँ मैं सिर्फ, संहिता भक्षेयु असंहिता विनष्टे। कि तुम्हारे वे कर्मचारी सुनना संगठित ना हो जाएं। यदि संगठित हो जाएंगे तो खा जाएंगे तुम्हारे राज्य को, खूब घूस खाएंगे, कोई किसी को बताएगा नहीं। आप जाओगे देखोगे कर्मचारी अपनी कुर्सी पे है ही नहीं, पूछोगे तो अभी पेशाब करने गया है, उस साथी उसका बचाव करेगा, आप कब तक खड़े रहोगे हैं। नहीं साहब उसे दस्त लग गया था, तुम्हें तो असली लगे हैं लेकिन नकली भी लगते हैं ना। यदि वो सीट पे नहीं मिले तो यहाँ गया है वहाँ गया है, यानी वो कोई काम नहीं करेगा ढंग से। यानी भक्षे संहिता भक्षेयु, संगठित हो गए तो खा जाएंगे। तो फिर
उनको ऐसी कोशिश करो कि संगठित ना हो, आपको पता लगेगा। उसमें लिखा है असंगता, यदि असंगठित हुए तो क्या लिखा, नष्ट नष्ट कर डालेंगे। क्यों? मेरी टेबल पे पेन रखा था, मैं लिखने पेशाब करने गया तो पड़ोसी जो है ना मेरे पेन को लेके तोड़ दे, खराब कर देगा। क्यों? ये साला नहीं लिख पाए, काम नहीं कर पाए तो इसकी अच्छी डांट पड़ेगी। बदला लेने के लिए क्या करेगा? असंयता भक्षेयु नष्टेयु, वो संयता भक्षेयु, ऐसे छोटे छोटे वाक्य में उसे शिक्षा दी गई, पूरी राजनीति सिखा दी गई। जैसे कि अपने क्या है, अपना भरत का अंतर्द्वंद में 8वें अध्याय में पूरा बता दिया कि वो कैसे थे, क्या बनाया था, कैसे किया था, राजा कैसे थे, वो सारी बातें बता दी है ना, वो कादम्बरी का। अब कहाँ से आया, कहाँ का असर है, क्या क्या है, हैं? चलना इस तरह उसमें वो जो गुरु हैं जो आपको पढ़ाया है 5 साल 10 साल में, उसको वो अंत में सार बताते हैं कि अब तुम जा रहे हो तो कैसे अपना प्रयोग करना। ये दीक्षांत भाषण में ये होता है। अब तुमने 18 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर किया, परीक्षा दी, नंबर भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मुझे अब आपको कुछ बताना है। यदि मैं 18 दिन पूरा आपको क्या पढ़ाया गया है उसका पता मेरे को नहीं हो तो फिर मैं आपको क्या दीक्षांत भाषण दे सकता हूँ? यानी क्या पढ़ा, वो कोर्स तो हमने बनाया ही है, किताबें भी हमने बनाई हैं, सब नक्की भी हमने किया है, फिर भी उसमें किसने कितना पढ़ाया है उसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। एक तो प्रशिक्षण शिविर की जानकारी होना ज़रूरी है और इस प्रशिक्षण शिविर में क्या पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, समझे ना, उसकी भी पूरी जानकारी ज़रूरी है ना। अब देखिए कि मैं अब दीक्षांत भाषण शुरू करता हूँ। अभी तो दीक्षांत भाषण क्या है मैंने सिर्फ ये बताया है। अब ये कहते हैं कि अभी तक आपने देखा है, आपने क्लास में पढ़ाया, क्लास में अध्यापक ने खड़ा किया आपको कि यहाँ से आदर्श वाचन करो, फिर कहा अनुकरण वाचन करो, फिर आदर्श वाचन में इसने क्या गलती की अध्यापक ने पूछा ना। फिर दोपहर में आपकी प्रैक्टिस कक्षा में आपने को प्रैक्टिस कराई गई, फिर वहाँ पर आपसे पूछा गया, ऐसे कई दफ़े खड़ा किया गया ना, और आपको कैसे पढ़ाना, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर विचार विश्लेषण, फिर सामान्य अर्थ विवेचन, फिर प्रश्नोत्तर, ये सब बताए गए ना। कितने तरह के होते हैं प्रश्नोत्तर? घबराना नहीं, मैं पूछूंगा नहीं अभी, वो पूछने का काम जिनका है वो उनने किया। मैं तो बताया हूँ कि आपने क्या पढ़ा है उसका मुझे पता है, क्या क्या पढ़ाया गया है, किसकी आप क्या प्रैक्टिस आपने की है उसका अंदाज़ा मुझे है। अभी तक आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो असली नहीं थे, क्योंकि यहाँ अध्यापक भी असली नहीं था और विद्यार्थी भी असली नहीं था। एक अध्यापक विद्यार्थी बन गया था और एक अध्यापक अध्यापक बन गया था। जैसे अखाड़े में पहलवान अपने शिष्य को दांव पेच सिखाता है तो पहलवान गुरु है और शिष्य सीखता है वो है। तो शिष्य को पक्का भरोसा है कि गुरुजी मेरी टांग तोड़ेंगे नहीं, उठा के पटक देंगे बार बार सिखाते वक्त करने के लिए, लेकिन मेरे हाथ पैर सुरक्षित हैं। लेकिन जब वो भारत केसरी के दंगल में जाएंगे दिल्ली के अखाड़े में, और सारे हिंदुस्तान के पहलवान जहाँ आए होंगे
वहाँ जो सामने तुम्हारे सामने होगा वो तुम्हारा गुरु नहीं होगा, वो बिल्कुल असली शत्रु होगा, क्योंकि वो तुम्हें जीत लेगा तब वो चक्रवर्ती बनेगा। बाहुबली कहते हैं भाई साहब मेरे को जीते बिना तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते। तो वो तो कोशिश करेगा तुम्हारी टांग टूट जाए, इसकी परवाह नहीं करेगा वो। यहाँ अभी आपने जो सीखने में प्रैक्टिस की है ना, प्रश्नोत्तर किए हैं, पढ़ाया है, वो सब नकली था, तुम्हारे अभ्यास के लिए किया गया था। तुमको वो कला सिखाई गई थी और कला का अभ्यास कराया गया था। अब तुम यहाँ से जाओगे तो अपने गांव में जाके कोई तुम्हारा गुरु नहीं होगा, सहपाठी नहीं होगा, वो असली होगा। अभी ये जो तुमसे विद्यार्थी बना ना, और तुम गुरुजी बने और उससे प्रश्न किया, अरे वो तो तुम्हारी ट्रेनिंग उसने भी ली है, मुझे सब मालूम है, इसे अनुकान मार्जन कहते हैं, ध्यान मार्जन कहते हैं। लेकिन वो बच्चा जैसे तुम पढ़ाओगे उसे कुछ पता नहीं है क्या अनुकरण वाचन होता है, कौन आदर्श वाचन होता है। यहाँ तुमने जो पढ़ाया है तो बता, अनुकरण वाचन करो। यदि तुमने वहाँ पर ये शब्द बोल दिया तो बेटा फेल हो गए। वो चाह वो क्या जाने अनुकरण वाचन क्या होता है, तो क्या करना फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो अभी मैं जो पढ़ के आपको सुनाता हूँ तुम्हें भी वैसा ही पढ़ना होगा, इसलिए तुम ध्यान से सुनो, कोमा फुल स्टॉप वगैरह का सब ध्यान अच्छी तरह से रखना, ये निर्देश देना होगा। अब मैं आदर्श वाचन करना है, मैं तुम्हें अनुकरण वाचन करना है, मैं तुमसे पढ़ाऊँगा, वहाँ अनुकरण वाचन नहीं बोलना है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता अनुकरण वाचन क्या है, पढ़वाऊँगा। समझ में आए ना। फिर हम दूसरे से कहेंगे कि इसने जो अनुकरण वाचन किया वो ठीक किया, क्यों? इसलिए कि हम एक से बात कर रहे हैं और बाकी लोग समझे हम फ्री हैं, तो वे बातचीत करने लगेंगे, हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, अनुशासनहीनता शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे देखो अभी मैं आदर्श वाचन करा रहा हूँ, किसी एक से कराऊँगा, सब लोग सतर्क रहो, फिर मैं नंबर बोलूँगा 25 नंबर तुम करो। उसके पहले तक सब सतर्क हैं, किसी को फुर्सत नहीं है लड़ने की, क्योंकि मेरा नंबर आ गया। तो फिर जब वो पढ़ेगा तो हम इस किसी से भी कहेंगे इसने ठीक पढ़ा, ठीक नहीं पढ़ा हो तो बताओ क्या क्या गलती है, तो फिर सतर्क रहेंगे। फिर अनुकरण वाचन उसको भी सब देखो, तो पूरी क्लास बिजी रहेगी और वही चीज़ दिमाग में घूमती रहेगी, तो 5-10 मिनट में याद हो जाएगी। तो क्लास में ही वो चीज़ याद हो जाए, क्योंकि ये धर्म की पाठशाला घर से कोई याद करके लाने वाला नहीं है, फुर्सत नहीं है। स्कूल में इतनी किताबें पढ़ाई जाती हैं कि वो बस्ता बनता है ना, जो वो लड़के से बस्ते का वजन ज़्यादा होता है। उनको इतना काम स्कूल का मिलता है, तो वे स्कूल का काम करेंगे कि तुम्हारी पाठशाला का काम करेंगे? स्कूल के काम से वे कलेक्टर बनेंगे, तुम्हारी पाठशाला से काम से क्या बनेंगे? बोलो कलेक्टर बनना है कि हुकुमचंद बनना है? तुम अध्यापक बनोगे अच्छे, तुम अच्छे प्रवचनकार बनोगे, इसकी कला है, तुम्हें तत्काल कोई लाभ दिखाई नहीं देगा। उसके लिए दुनिया मेहनत करेगी, तुम्हारी बात घर से याद करके नहीं लाएगी। जितनी तुम पाठशाला में याद करा दोगे वही है। फिर नाम मात्र को कहना कि घर से याद करके लाना, तो जो कच्ची पक्की रही होगी वो घर से याद करके आसानी से ले आएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो दूसरे दिन आधे लड़के आएंगे तुम्हारी पाठशाला में, क्योंकि उनने काम नहीं कर लिया तो गुरुजी पूछेंगे काम किया कि नहीं किया, नहीं किया तो गायब हो जाएगा। यदि उसको तैयारी है पूरी तो दौड़ के आएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने गांव में जाएं और पाठशाला पढ़ाएं, तो गांव वालों से बोलें कि पहले दिन कितने लड़के भेजना हैं
ये आपकी ड्यूटी है। दूसरे दिन फिर माँ बाप की ड्यूटी नहीं है, फिर अध्यापक की ड्यूटी है कि जो कल लड़के आए थे वो आज आना ही चाहिए, नहीं आते हैं तो तुम फेल हो गए। तुम्हारा पढ़ाना इतना रोचक होना चाहिए, इतना आनंदप्रद होना चाहिए कि वो लड़का तुम्हारी क्लास में आने से घबराए नहीं, तुम्हारे प्रवचन सुनने आने में उसे ऐसा नहीं लगे कि बार बार देखे कि कब ख़त्म होता है, मैं कब ख़त्म होता है, कब ख़त्म होता है। वो बड़े आज गुरुजी पढ़ाते रहे। आप जानते हैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक बिक्री वाली किताब कौन सी है? आप जानते हैं? विश्व में बोल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की एक किताब है, उसका नाम क्या है? पंचतंत्र। नाम सुना कभी? वो पंचतंत्र नाम की किताब है, उसका लेखक विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान है। उसके बनने की कहानी ऐसे आती है कि एक राजा था, उसके 500 बेटे थे, एक से एक महानालायक, उद्दंड, उन्हें पढ़ाना बहुत कठिन था। जो गुरुजी को पढ़ाने आता था उसकी हूटिंग कर करके, परेशान करके और उसे भगा देते थे। 2-4 दिन में ही वो मैदान छोड़ के भाग जाता था। तो रात उसी में लिखा, वो पंचतंत्र की कहानी सुना रहा हूँ मैं तुम्हें, कि जो व्यक्ति मेरे इन नालायक बेटों को पढ़ाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। एक घोषणा की, मतलब आप समझ लो कितना कठिन काम था, हैं? जो पढ़ाएगा मेरे लड़कों को उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। तो बहुत लोग आए और फेल हो के चले गए, लेकिन जो नहीं फेल हो गया तो उसे जेल में डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि चार्ज हुआ कर गया, पढ़ा देंगे, पास होने तो हो जाएंगे, नहीं तो अपने घर नहीं चले जाएंगे। सोच समझ के आओ। तो एक विष्णु शर्मा नाम का विद्वान आया और उसने कहा मैं पढ़ाऊंगा। एक दिन आपकी ड्यूटी है कि आप 500 लड़कों को मेरे पास भेज दो, दूसरे दिन से आप घर पे बैठो। मेरी ड्यूटी है बुलाने की भी, पढ़ाने की भी, और सारा उसे राजनीति पढ़ानी थी। राजनीति विज्ञान का वो प्रोफेसर था। तो उसने पहले दिन बच्चों को बुलाया और सब बातचीत करके शुरू किया कि देखो भाई, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो, लेकिन तुम ऐसा मत करना जैसा उस नाई ने उस राजा के साथ किया था। कि नाई ने क्या किया था राजा के साथ? तो उन्हें एक कहानी सुनाई। तो अंत में वो नाई कहता है कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना जैसा उस राजा ने उस नाई के साथ किया था। कि क्या किया था उस राजा ने? कि कल। और सब दौड़ 15 मिनट पहले आ गए, क्लास धड़ाधड़ बची। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई और सुना करके अंत में वो ऐसा एक प्रश्न छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था ना भरत के अंतर्द्वंद में कि पहला अध्याय जब ख़त्म करते हैं तो अगले अध्याय में क्या विषय वस्तु आई है वो डालना पड़ती है उसने दूसरे दिन बुलाने के लिए। आप पहले दिन को आपको पढ़ाने की चिंता नहीं करना है। क्या पढ़ाना है? पहला भाग 8 पाठ, एक पाठ एक दिन में पढ़ाओगे तो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक पाठ 8 दिन में पढ़ाओगे तो 8 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगी किताब। 8 सप्ताह में 2 महीना होते। तुम्हारे पास तो पूरा 1 बरस है। जल्दी क्या है तुम्हें पढ़ाने की? तुम्हें यहाँ पढ़ाया है जितने जल्दी क्योंकि उनको 18 दिन में ख़त्म करना था। तुम्हारे पास तो बरस पूरा है कि नहीं है? शांति से पढ़ाओ, जल्दी मत करो, आकुलता मत करो। लेकिन वो विद्यार्थी आया है, पहले दिन तो सिर्फ यही ड्यूटी है कि वो दूसरे दिन दौड़ा आए।
माँ बाप रोकें तो भी नहीं रुके। मम्मी कहे कि मैं बहुत बढ़िया क्या बना रहा हूँ, हलवा बना रहा हूँ, तो रख देना, मैं बाद में आऊँगा जब खाऊँगा। इतनी फुर्सत नहीं हुई। ऐसा आकर्षण पैदा आपको करना। आप समझे, आप यहाँ से बन के जा रहे हैं, अध्यापक बन के जा रहे हैं, कैसे तक। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि एक दिन आप लोग आना, दूसरे दिन से फिर मेरी ड्यूटी है कि कितनी भीड़ होती है प्रवचन में, क्या होती है, कैसे होती है, क्या होती है, क्या। हमने ये प्रशिक्षण शिविर लगाया ना, हमने प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर भी लगाया था। हाउ टू टीच जैनिज्म में ये प्रशिक्षण शिविर है, और हाउ टू प्रीच जैनिज्म में ये प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर है। ये टीच और प्रीच में अंतर जानते हो? टीचिंग क्या है, प्रीचिंग क्या है? ये पढ़ाना, ये टीचिंग है, और प्रवचन करना ये प्रीचिंग है। प्रवचन करना माने मास टीचिंग। जनता एक साथ बैठी है, पहली क्लास पास भी बैठा है, काला अक्षर भैंस बराबर महिलाएं भी बैठी हैं, और बड़े से बड़ा विद्वान भी बैठा है। जब एक विद्वान बोलेगा और यहाँ 50 विद्वान आए हैं, तो 49 तो श्रोता ही होंगे ना। हम यहाँ बोल रहे हैं तो अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हेमचंद जी भी तो बैठे हैं। इनमें कई ऐसे भी होते हैं जो टांग खींचने में माहिर होते हैं। तो टांग खींचने वालों की टांग ठीक करना ये भी तुम्हें आना चाहिए। क्या इंदौर में ऐसा हुआ था कि एक विद्वान थे, वो बार बार मेरे प्रवचन में, नाम भी बता सकता हूँ, उनका नाम प्रकाश चंद जी था, लोहारिया क्या कौन थे, क्या थे, तो वो पांड्या, प्रकाश चंद जी पांड्या, वो पंडित पछाड़ नाम से प्रसिद्ध थे। हैं पंडित पछाड़ प्रकाश, कि कोई भी पंडित आता था उससे ऐसे प्रश्न करते थे कि वो हाथ जोड़ देता था। जब मैं गया तो कहा ये प्रकाश चंद जी पांड्या पंडित पछाड़ हैं। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं उनकी धोती नहीं खुलवा दूँ तो मेरा नाम हुकुमचंद नहीं। शिविर लग रहा था बहुत बड़ा, और उत्तम कक्षा में लेके पढ़ा रहा था मुख्यमंत्री प्रकाशक, और दो कमर कस के बैठे थे, मैं भी बैठा था कमर कस के। सच्ची घटना है, कितने वर्ष पुरानी, कि जब मैं जयपुर नहीं आया था उसके 6 महीना पहले की, यानी सन 66 के जून जुलाई की थी। सच्ची घटना। ऐसे ही बैठे थे तो बार बार बीच बीच में टोकते थे। मैं कहा देखो साहब, अभी आप विद्वान हो, अपन बाद में बात कर लेंगे, और अभी इन लोगों को समझा देना। तो फिर वो तो उन्हें तो पंडित पछाड़ना था, और ये बार बार ये बराबर कहता था। तो वो 2-3 दफ़े जब मैंने ऐसा किया, बगल वाला उनसे मैंने पूछा, तो बताओ प्रकाश जी, तो करने तो दो ना, पढ़ाने तो दो। वो नहीं माने तो इस बगल वाले ने उनकी धोती खींचना शुरू कर दी। मुझे हंसी आ गई, तो उनकी समझ में आ गया कि ये पंडित जी ने किया। मैं तो ऊपर बैठा था अपनी स्टेज पे ही, लेकिन वो सभा के उनके पड़ोसी ही उनकी धोती खींचने लग गए। तो अकेले तुम पछाड़ने वाले ही नहीं हो, पंडित पछाड़ बन के जाए गए हो। तुम मेरे पास सीख के गए। मैं तो जो 18 दिन पढ़ाता था रोजीना, ऐसा ही पढ़ाता था जैसा अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अभी भी मैं यहाँ सुनता रहता हूँ, यहाँ से जिसकी जैसी। और ये लोग तपे तपाए निकले हुए लोग हैं, इन्होंने 20-20, 25-25 शिविर मेरे अटेंड किए हैं। ये साधारण विद्वान नहीं है। शांति जी हैं, अध्यात्म 5 साल से मेहनत कर रहा है इस किताब पर। मतलब जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है वे साधारण विद्वान नहीं हैं, तो अपने विषय के मास्टर हैं, और उससे आपको कैसे जा कर के अब समाज में डील करना है, कैसे विद्यार्थी इकट्ठे करना है, कैसे उनमें आकर्षण पैदा करना है। आपको एक एक चीज़ समझाई है
कि ये 7 तत्व ये उदाहरण से समझाना। एक दफ़े इसे नाव पे लगाना और दूसरी दफ़े आत्मा पे लगाना। अकेली नाव पे लगाओगे तो नाव को मोक्ष होगा, तुम्हें नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इनने आपको बताई हैं, आपकी इसकी विशेषज्ञता आपने प्राप्त की है इतने दिनों में, और जो भी कला आपने प्राप्त की है उसका आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है। प्रयोग करेंगे, क्या करें? गांव में कोई बच्चे ही नहीं आए तो नहीं आएंगे। तुम्हारे परिवार में तो होंगे ना 10-5 बच्चे। अभी फैमिली प्लानिंग ऐसा ही हुआ है कि 1-1-2 बच्चे करो, ऐसा नहीं हुआ कि करो ही मत। इसलिए हर प्लानिंग परिवार में 10-5 बच्चे तो होंगे। परिवार में नहीं होंगे तो घर में भी तुम्हारा छोटा भाई तो होगा, बड़ा तो होगा, मम्मी तो होगी, बहन तो होगी, उनको ही पढ़ाना। बैठोगे, बैठो। हम ये नहीं सुनेंगे कि साहब हमारे यहाँ विद्यार्थी नहीं आए, हमें उनने पढ़ाने के लिए जगह ही नहीं दी, हमें तुम दालान में क्यों नहीं पढ़ाई, बैठ के दरवाजे पर बैठ के क्यों नहीं पढ़ाया? हमने ये सब किया है क्योंकि पाठशाला के लिए कोई तुम्हें स्कूल बना के देने वाला नहीं है। एक आध आदर्श बन जाए, अभी तो तक तो बनी नहीं है, कहीं बनती तो उद्घाटन करने के लिए हमें बुलाया जाता है कि नहीं? तो ऐसी समाज की पोजीशन में तुमको ये तत्व ज्ञान सिखाना है। ये कला तुमने यहाँ सीखी है, तुम ये मत समझो कि तुम कमज़ोर हो। मैंने बताया ना कि यहाँ भले ही तुम 150 में 150वां नंबर तुम्हारा होगा, लेकिन अपने गांव में तो फर्स्ट है। तुम ही यहाँ से ट्रेंड होके गए हो, दूसरा कोई तुम्हारी टक्कर का है ही नहीं। ख्याल में है ना? बहुत गौरव के साथ देखो, घबराना नहीं कि हमने तो, तुम तो इतने शास्त्र पढ़े, हमने तो पढ़े ही नहीं। अरे तुमने 6 भाग पढ़े ना, तो तुम 6 भागों के मास्टर हो। जो मेडिकल जो अंग्रेजी पढ़ाता है वो संस्कृत थोड़ी पढ़ा सकता है, वो संस्कृत पढ़ाने वाला अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा सकता है। हर एक आदमी एक एक सब्जेक्ट का मास्टर होता है। तुम अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो। 6 किताबें पढ़ाने के लिए तुम ट्रेंड हो गए हो। हर पाठ पढ़ाने की विधि तुम्हें सिखा दी गई है और तुम उसके सीख करके प्रयोग करके ये बात है। हमारे जितने शिविर चलते हैं उन सब शिविरों में आज तक एक भी शिविर ऐसा नहीं गया 54 में से कि जिस शिविर में 25 पाठशालाएँ नहीं खुली हों। मुझे पता नहीं यहाँ कितनी खुली हैं। आइए तुम्हारे पास लिस्ट, तुम्हारी रिपोर्ट में ये नहीं आया अध्यात्म कितनी पाठशालाएँ खुली। देखो सब बैठे हैं चुप। मैं पहले दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ कितनी पाठशालाएँ खुलती हैं। कल भी मैंने टोका था, कोई पाठशालाओं के लिए पर्चा वर्चा दिए कि नहीं दिए। मेरे बगल में बैठा था जो उसे कहा था हर शिविर में 25 नई पाठशालाएँ खुलना चाहिए। कि इतनी तो 250-300 तो हैं, फिर 25 होते होते तो बहुत हो जानी चाहिए थी, लेकिन तोड़ने वाले भी तो कम नहीं हैं। अपन खोलते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं झगड़ा करने वाले, लेकिन हम थकेंगे नहीं। हम निरंतर पाठशालाएँ खोलेंगे, अपनी कला से, अपनी चतुराई से बच्चों को बुलाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उनको सदाचार सिखाएंगे। आखिर कोई हम पे आरोप क्या लगाएगा? तो यही तो कहेगा कि हमारा बच्चा ने आलू खाना छोड़ दिए है, हमारी पाठशाला में आया है। वो बच्चा कहेगा कि तुम भी छोड़ दो। ख्याल में आई ना? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो कला तुमने इसमें सीखी है, उस कला का अपने जीवन में उपयोग करना। ये सिर्फ ऐसी नहीं है, सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। और हमारे सर्टिफिकेट आज तो पहले नहीं था, आज तो इतनी इज्जत वाला हो गया कि जब तुम बताओगे कि टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है, हैं? ये डॉक्टर भारल के साइन हैं, तो तुमको कोई हिम्मत नहीं करेगा टोकने की, बोलने की। तुम उसका पूरा फ़ायदा उठाना, तुम हमारे मेंबर हो गए हो, समझ गया? हैं? तुम्हारी जो काम करोगे उसकी प्रतिष्ठा का लाभ हमारी संस्था को मिलेगा, और हमारी संस्था की जो प्रतिष्ठा कमाई है 50 साल में, 60 साल में, उसका लाभ तुम्हारे पीछे है। क्योंकि वो समझता है कि यदि हम ये पंडित को भगा देंगे,
पर्यूषण में बुलाया है वो भगा देंगे, 10 दिन तक नहीं निभाएंगे तो अगली साल हमारे यहाँ पंडित नहीं आएगा। फिर हमें पंडित बुलाना पड़ेगा तो दूसरी जगह से बुलाएंगे तो 10,000 लगेंगे। इनको तो अकेले रोटियां खिलाई हैं। कभी कभी किसी किसी को तो किराया भी नहीं देना पड़ता है, किसी को किराया दिया वो काम चल जाता कि नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये है हमारे तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, समझे ना। तुम्हारे पीछे हमारे स्मारक भवन की हमारी ताकत है और हमारे पीछे तुम्हारी ताकत है कि 10,000 1,000 विद्वानों के गुरु तुम्हारे हमारे पीछे तुम्हारी ताकत है। और वो समझता है कि इसका हमने अपमान किया और ढंग से नहीं किया तो अगली साल हमको टोडरमल स्मारक से विद्वान नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुम्हारे विरुद्ध कुछ ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं करेगा। और तुम्हारी भी ड्यूटी है कि यहाँ यदि मैंने गड़बड़ किया तो अकेला मैं ही बदनाम नहीं होऊंगा, संस्था बदनाम होगी, संस्था के पास रिपोर्ट जाएगी। इस तरह से आज से तुम्हारा नाम इस टोडरमल स्मारक चर्च से जुड़ गया है। अब तुम जाकर खुले मैदान में जाना है। अभी तक तो यहाँ पर हमने तुमको उसमें अखाड़े में ट्रेनिंग दी है, अब आपको अखाड़े में नहीं मैदान में लड़ना है इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार करने के लिए, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पक्का भरोसा है। आप लोग अभी नंबर आएंगे आपके और एक घोषणा करेंगे तो कोई के कम होंगे कोई के ज़्यादा होंगे, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि अब तो आ गए जितने आने थे। लेकिन कौन नंबर देखता है, कोई देखने वाला नहीं है तुम्हारे नंबर। अभी आज तक मैं 87 वर्ष का हो गया और सारी दुनिया में काम करके आया हूँ, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट किसी ने नहीं देखा कि मेरे पास है कि नहीं है। तुम्हें मालूम, तुम लोगों को मालूम, किसी को मालूम नहीं है। ये 1000 विद्यार्थियों को मालूम नहीं है कि मैं शास्त्री हूँ कि नहीं। कि न्यायाधीश क्या होता है, हैं? जानते हो? नहीं जानते, बता दूँ आज। उसमें मैंने खुद देखा कि अभी शास्त्री तो अपने हैं ही नहीं, तो शास्त्री हैं वो तो सोलापुर परीक्षा बोर्ड के हैं। सोलापुर परीक्षा बोर्ड समझते ना, ऐसा बच्चों का है, जैसा अपना टोडरमल स्मारक में है ना विद्रा विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा, गवर्नमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। सर्टिफिकेट तो बोले कि आप सर्टिफिकेट अपने पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं, शास्त्री का सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास। उसमें लिखा था इन्होंने न्याय विषय में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, इसलिए इन्हें न्याय तीर्थ की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। तो डिग्री दी न्याय तीर्थ, शास्त्री है ही नहीं। और क्या शास्त्री की बताओ, मैंने कहा पढ़ो सामने से ढंग से, वो संस्कृत में लिखा था, अब वो संस्कृत वाला जाना ही नहीं इंटरव्यू वाला, क्या करो। अरे कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़े तो काय के हम विद्वान हैं। मैं तो प्रतिज्ञा की थी 20 वर्ष की उम्र में कि मैं कहीं किसी को नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं दूंगा। आप सोच सकते हो कोई 20 वर्ष की उम्र में जिसके पास नौकरी नहीं हो और कोई आजीविका का साधन नहीं हो, शांति जी, तब मैंने ये प्रतिज्ञा की थी और आज तक निभाई। और बिना एप्लीकेशन के मैं गवर्नमेंट सर्विस करके आया। कैसे हो सकता है? कैसे प्रतिज्ञा किसने निभाई, कौन क्या किया? कि मैं जब वो पाठशाला में पढ़ाता था अशोक नगर में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने संस्कृत लागू की स्कूलों में, तो अध्यापक मिलते नहीं थे कोई संस्कृत पढ़ाने वाले। तो उसके जो प्रिंसिपल जैन थे वो मेरे पास आए कि शास्त्री जी आप हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा देंगे?
15 दिन पढ़ा दो, महीना भर पढ़ा दो तो विद्यार्थी पास हो जाए, नहीं तो हमारे विद्यार्थी पास नहीं होंगे। तो वो हमको ले गए और हमने उनके स्कूल में उन विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई, सब पास हो गए। उनने हमको रख लिया बिना एप्लीकेशन के। और फिर वो स्कूल 2-4 साल बाद में गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमारी नौकरी गवर्नमेंट की हो गई बिना एप्लीकेशन के। क्या फिर हमें बीएड करना था, तो बीएड करने के लिए हम इंदौर गए। तो हम जिला गंगवाल थे ना, मिनिस्टर थे, तो प्रवचन में आए, सुने थे, तो बोले आप बीएड काय के लिए करना है? मैंने कहा मोक्ष जाने के लिए तो करना नहीं पड़ता है, अब सर्विस मिल जाए अच्छी इसके लिए करेंगे। बोले जो बीएड करने के बाद आपको जितने की सर्विस मिलती है उतने की मैं आज देता हूँ, आ जाओ हमारे त्रिलोकचंद स्कूल में, छोड़ के आ जाओ। मैं इस्तीफा दे के आ गया, उनमें बीएड की गेट में वहाँ हो गया। वहाँ 2 ही साल पूरे नहीं हुए, एमए ही पूरा नहीं कर पाया, एमए में पढ़ता था, तो खुद का जी आ गया, एमए कर लूँगा बाद में बात करूँगा, एक गुरुदेव ने कहा है। मैंने कहा अच्छा गुरुदेव ने कहा है, तो एमए काय के लिए करना है? गुरुका जी ने मेरे से पूछा, हमारे ऐसे प्रश्नोत्तर होते थे, तो मैंने उनसे भी कहा कि मोक्ष जाने के लिए तो एमए करना नहीं पड़ता है, एमए की ग्रेड हमें मिल जाए तो इसके लिए करना पड़ता है। तो बोले जो एमए की ग्रेड है आप बताओ कितनी है, मैं उतनी आपको देता हूँ, उसमें चले गए। अब उसके बाद तो हमें किसी की एप्लीकेशन देने का सवाल ही नहीं था, गवर्नमेंट सर्विस करे ऐसा हुआ बिना। वो प्रतिज्ञा 20 साल की हुई, आज तक निभ गई। इसलिए आप इसकी बिल्कुल परवाह मत करो। अब तुम ऐसी जगह आ गए हो, ऐसे स्थान पर आ गए हो कि जहाँ कभी जीवन में असफल होने वाले नहीं हो, गारंटी से सफल हो। यदि मेरा एक विद्यार्थी असफल हुआ तो मैं असफल हुआ, ऐसा समझना। इस मंगल आशीर्वाद के साथ तो आप सभी इस मैदान में जाकर के सफल हों, इस मंगल भावना के साथ।